वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों विज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो साइंस पूछी जाती है उसमें ये लेक्चर काम आएगा दोस्तों आपको, है ना। साइंस थोड़ी सी हमको जानकारी हो सकेगी, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमको थोड़ी सी तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा। इसके पहले 3 चैप्टर मैंने डाल चुका हूँ। इस चैप्टर में पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। नोट्स से डिस्कस करूंगा दोस्तों, बुक से डिस्कस नहीं करूंगा। नोट्स में काम का लिखा हुआ है, जैसे बुक में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमको एग्जाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्जाम, वन डे एग्जाम होती है जिसमें साइंस पूछे जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो हम उसको क्लियर कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, है ना। बाकी आप दूसरी बुक से तो पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन एक बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है धातु अधातु, कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी समरी है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो दोस्तों पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। पदार्थ को 2 मुख्य प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है धातु दोस्तों, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। एक तो होता है अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, तो इनकी कुछ गुण होते हैं दोस्तों। जैसे कि धातु की बात करते हैं अपन, धातु चमकदार, कठोर और आघातवर्ध्य होते हैं दोस्तों। से पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है इसको। आघातवर्ध का मतलब जैसे मिएबिलिटी का मतलब होता है धातुओं का गुण होता है जिसके कारण उसे पीटकर सीट में परिवर्तन किया जा सकता है, वो होता है दोस्तों। एक तन्य होता है दोस्तों, एक होता है तान्य का मतलब है तार में खींचा जा सकता है, उसको पीट पाट कर तार में बदला जा सकता है। जबकि अधातु ऐसे नहीं होते दोस्तों, जबकि अधातु इन गुणों से भिन्न होते हैं दोस्तों। जैसे कि वे भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, गैर चमकदार होते हैं दोस्तों। धातु और अधातु के बीच कुछ मुख्य अंतर होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन धातु की। तो दोस्तों धातु चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब यहाँ पे डक्टाइल है दोस्तों। डक्टाइल यानी धातुओं का वहाँ गुण जिसपे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं दोस्तों। डक्टाइल इंग्लिश में बोलते हैं DUCTIL, डक्टाइल होते हैं। उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु जो होते हैं उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, आघातवर्धनीयता, जिसे मिएबिलिटी कहते हैं। धातुओं का गुण होता है ये, जिसके कारण उन्हें पीटकर सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। धातुओं को पीटकर सीट बनाई जा सकती है, सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता या तन्य कहते हैं। तन्य या इंग्लिश में बोलेंगे डक्टाइल होता है दोस्तों। धातुओं का वह गुण है जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं दोस्तों। उनको पीटने पर, ठोकने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं कि नहीं, है ना, इसलिए वो ध्वनिक कहलाते हैं दोस्तों। ध्वनिक कहलाते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें ध्वनिक कहलाते हैं। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं के एग्जाम्पल जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं दोस्तों, इत्यादि हैं। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी है, इत्यादि हैं, है ना। तो धातुओं के ये गुण थे जो अपन ने पढ़े। अब अधातु के बारे में बात करते हैं अपन। अधातु के बारे में भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अधातु जो होता है इनके गुण जैसे कि अचमकदार होते हैं, यानी नॉन अचमकदार होते हैं, नरम होते हैं, भंगुर होते हैं, है ना, तन्य नहीं होते, उष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं। तो हथौड़े की हल्की सी चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं ये। हथौड़े के हल्की सी चोट को टूटकर चूरा हो जाते हैं। ध्वनिक नहीं होते, ध्वनि उत्पन्न कहाँ करते हैं, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं ये, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, है ना। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, ये पता होना। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है।
इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का फार्मूला होता है Na और पोटेशियम का K होता है। धातु नरम होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चाकू से किस किस को काटते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है। जैसे मरकरी और पारा की बात करेंगे, जिसे मरकरी कहते हैं, केवल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा, वो है पारा। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। पारा का Hg से डिनोट करते हैं पारा को। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अधातु की बात करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी बात लिखी हुई थी, जो उधर लिखी हुई थी उसी को मैंने यहाँ फिर से लिखने की कोशिश किया था। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करते हैं और अधातुएं यानी धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु जल में अभिक्रिया नहीं करते, अधातु जो है जल में अभिक्रिया नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, तो जैसे कि आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन और जल को मिलाए तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन मिलाए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ना, ये पता होना। कॉपर को लंबे समय तक नम वायु में रखने पर वो हरा हो जाता है दोस्तों। देखे होंगे कॉपर जो तांबा होता है हरा हो जाता है नम वायु में रहता है, तो उसे कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। CuOH2O H2 बोलते हैं ना, तो ये कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड हो जाता है कहते हैं। और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, का मिश्रण होता है दोस्तों, वो कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है CuCO3 का, है ना। उसके बाद इसी का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ बोल के बताया मैंने, हरा क्यों हो जाता है करके। 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, है ना, ये हो गया नम वायु में, तो ये Cu प्लस OH2 प्लस CuCO3 ये बन गया दोस्तों। ये कॉपर कार्बोनेट बन गया और ये जो था कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, ये समझ में आ गया। मैग्नीशियम को दहन करने पर राख प्राप्त हो जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम को दहन करने पर राख प्राप्त होता है, जो जल में घोलने पर क्षारीय हो जाता है, जल में घोलने पर वो क्षारीय हो जाता है ना। सल्फर S प्लस O2 इजिकल टू सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है दोस्तों, गैस बनती है। SO2 प्लस जल में मिलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, H2SO3, है ना। तो ये उसका फार्मूला है दोस्तों, CO2 प्लस H2O इजिकल टू, यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखना है। उसके बाद मेटल में ऑक्सीजन मिलाएंगे दोस्तों तो मेटलिक ऑक्साइड बन जाता है प्लस H2O, ये बेस हो जाता है दोस्तों। ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। नॉन मेटल में O2 मिलाएंगे दोस्तों तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड बन जाता है। HO2 मिलाएं उसमें तो एसिडिक हो जाता है, ये बेस हो जाता है। ये देखो मेटल में ऑक्सीजन मिलाए तो बेस हो जाता है और नॉन मेटल में ये एसिड हो जाता है दोस्तों, ये बताया गया। फास्फोरस के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है, फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। क्या है, अधातु है। वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है दोस्तों, वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखते हैं, याद रखना है। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियशील होती है दोस्तों, सोडियम जो है धातु बहुत ही अभिक्रियशील होती है। यहाँ O2 यानी ऑक्सीजन प्लस जल से अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन प्लस जल से अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया के बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, अभिक्रिया से बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कभी फास्फोरस को पूछा तो जल में रखा जाता है, सोडियम को पूछा तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपने लैब वेब में देखा होगा, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। उसके बाद एक फैक्ट ये लिखा हुआ है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यह वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते लेकिन वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। अम्लों की अभिक्रिया देखेंगे, अम्लों की अभिक्रिया तो जैसे मेटल प्लस एसिड मिलाया तो H2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों। कभी पूछा, मेटल में एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और मेटल साल्ट बन जाता है दोस्तों, मेटल साल्ट बन जाता है और हल्की सी पप के साथ आवाज़ आती है दोस्तों। नॉन मेटल में एसिड डाले तो कोई अभिक्रिया नहीं बनते हैं। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, ये याद रखना है। अधातु जो होते हैं नॉन मेटल अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। क्षारों से अभिक्रिया के बाद बात कर लेते हैं। मेटल प्लस बेस, मेटल में बेस मिलाया तो H2O यानी हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ निकलती है दोस्तों, पॉप की ध्वनि के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस, ये पता होना। विस्थापन की अभिक्रिया देखेंगे तो विज्ञान मन माना नहीं होता दोस्तों, यह तथ्यों पर आधारित होता है और निश्चित नियमों का पालन करता है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियशील है। जिंक कॉपर और आयरन से
अधिक अभिक्रियशील है। उपधातु भी होती है दोस्तों, एक उपधातु भी होती है जिसे मेटेलॉइड कहते हैं। धातु और अधातु दोनों होते हैं एक प्रकार के। उपधातु जो होते हैं, धातु और अधातु दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं, ये याद रखना है। तत्व की बात करेंगे अपन, एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे सल्फर, आयरन, कार्बन। तत्व के एक नमूने में से एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं दोस्तों, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सल्फर, आयरन, कार्बन। तत्व के नमूने में से एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, परमाणु के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है ना। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है दोस्तों, 94 से अधिक नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है, याद रखना है। अधिकतम तत्व धातु है, 20 से कम अधातु है। अधिकतम तत्व जितने हैं ये सब धातु है, और 20 से कम जितने भी हैं ये अधातु है दोस्तों। बस इस चैप्टर में इतना ही था काम की जानकारी। एक दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इसलिए अपने को पता होना है चैप्टर के बारे में भी, धातु और अधातु के बारे में, है ना। धातु कैसे होते हैं, अधातु कैसे होते हैं, उनके दोनों गुण देख लिए अपन ने। केमिकल प्रॉपर्टी देखें कि वो क्या करते हैं, तो बेस बन जाते हैं और क्षार्य बन जाते हैं, है ना। उसके अलावा इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5, कोयला और पेट्रोलियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।